Hello everyone, welcome here. Today I am going to discuss about GS 4 syllabus of UKPSC which is name of ethics. तो मैं आज के लेक्चर में जो हमारे सिलेबस में चैप्टर फर्स्ट दिया है उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि हमें उसे किस डायमेंशन तक पढ़ना है, उसमें कितना पढ़ना है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है। तो आज का डिस्कशन में स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्वेश्चनों के आंसर दे दें, जिसके बाद हम इस लेक्चर को प्रोसीड कर सकें। लेट्स सपोज यू आर द डीएसपी ऑफ योर सिटी। आप अपने सिटी के डीएसपी हैं एंड जैसे ही आप अपने ऑफिस में एंटर करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक भीड़ जो आपके एरिया में जो है अटैक करने के लिए आ गई है। एंड जैसे ही आप भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाहर आते हैं तो उनमें से एक आदमी आपको एक स्लैप कर देता है। तो नाउ व्हाट इज़ योर एक्शन। एक थप्पड़ पड़ने के बाद आप उस चीज़ में क्या एक्शन लेंगे? क्या आप उसको वापस मार देंगे? क्या आप उसको छोड़ देंगे? तो हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज दिस सिचुएशन। कीप इन माइंड, अगर आप उसे वापस मार देंगे तो भीड़ कंट्रोल नहीं होगी और दंगे बढ़ जाएंगे, और अगर आपने उसे वहाँ पर छोड़ दिया तो डैट इज़ अ पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन ऑन द योर ड्यूटी कि एक भीड़ में से कोई भी बंदा आता है और एक डीएसपी को थप्पड़ मार के चले जाता है एंड डैट इज़ द रेपुटेशन ऑफ पुलिस। तो आप यहाँ पर क्या डिसीजन लेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सपोज यू आर सेलेक्टेड एज ए एसडीएम। आप एज ए एसडीएम सेलेक्टेड हैं और आपने एसडीएम बनने से पहले किसी से वादा किया था कि आप उसी से ही शादी करेंगे, और नौकरी पर लगने के बाद, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपने अपनी मम्मी को बताया कि हमारा उस नायिका से विवाह करवा दीजिए। लेकिन आपकी मम्मी ने जवाब दिया कि बेटा या तो इस घर में वो लड़की रहेगी या फिर मैं। तो अब आप बता दीजिए, इस कंडीशन में क्या आप अपना पुराना किया गया वादा निभाएंगे या फिर आप अपने घर वालों की दी हुई वैल्यू को कंटिन्यू करके अपनी पुरानी मासूका को भूल जाएंगे? अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं तो वेलकम टू द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन जो ड्यूटी में आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन्हीं को हमें इस सब्जेक्ट में डील करना होता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आंसरों की खोज के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की खोज में ही इस सब्जेक्ट को की पहली यूनिट को हम प्रोसीड करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले इस सिलेबस को देखें तो इसमें बेसिकली हमसे पूछा है एथिक्स का इसेंस क्या है, यानी कि जो एथिक्स है उसका सार क्या है, इसको डिटरमाइन करने के पैरामीटर क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एथिक्स के, और इससे हमारे ह्यूमन एक्शन कैसे डिफाइन होते हैं। तो आप बताएंगे कि जो मैंने दो कंडीशनें आपको दी थी तो आपके उसमें एक्शन क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या डिटरमाइन होंगी। आप जो भी एक्शन लेंगे उसके डायमेंशंस क्या होंगे। एक जो आपके प्राइवेट रिलेशन के बीच में है, आपकी मदर एंड आपकी गर्लफ्रेंड, एंड एक आपके पब्लिक रिलेशन के बीच में है कि आप एज ए डीएसपी उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें इस चैप्टर में देने होते हैं, और जो हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उन सभी का पैरामीटर इन्हीं के ही आसपास रहता है। जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से बेसिकली वो इसी टाइप के रहते हैं। व्हाट इज एथिक्स, इट इज़ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारे डेली वर्क में उसकी नीड्स क्या क्या होती हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस क्या है, जो एथिक्स होती है और जो रिलीजन है, एथिक्स और रिलीजन में
क्या रिलेशन है, एथिक्स का नेचर क्या है, एथिक्स का करेक्टर क्या है, एंड सेम क्वेश्चन विच रिलेट टू मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी, इट इज़ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मोरालिटी का रिलेशन लॉ के साथ क्या है, मोरालिटी का रिलेशन रिलीजन से क्या है, और जो हमारे मोरल्स और एथिक्स होते हैं इसको डिटरमाइन करने में हमारे बिहेवियर का क्या रोल रहता है, हमारी फैमिली का क्या रोल रहता है, हमारी सोसाइटी का क्या रोल रहता है, और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहता है। यही सारी चीज़ें इस सिलेबस में मेंशन की गई हैं और हमें यही सारी चीज़ों के जवाब क्वेश्चन में देने भी होते हैं, और हमें इस क्वेश्चन के आंसर ही इसमें देने होते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा अगर हम आउट ऑफ डायमेंशन जाएंगे तो हम अपना टाइम ख़राब करेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट की ब्यूटी ही यही है। पहले तो ये हमें समझ में नहीं आता है, और अगर ये हमारे समझ में आता है तो हम इसको इतना पढ़ देते हैं कि फिर हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो जैसे कि इस सब्जेक्ट में हमें बीच का रास्ता अपना के जो है डिसीजन लेने होते हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन में भी इस बात के फैसले लेने कि हमें कितना डीप डाउन इस सब्जेक्ट में उतरना है। तो प्रोसीड करते हैं। मैं सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज एथिक्स एंड सेकंड इज मोरल। अगर हमें दो चीज़ों के बारे में पता हो, फर्स्ट इज एथिक्स एंड सेकेंड इज मोरल, अगर हमें इन दो वर्ड के बेसिक मीनिंग क्लियर हो जाएं तो ओवरऑल हमारा 70% ऑफ द सिलेबस यूनिट 1 का क्लियर हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं दो वर्ड के अराउंड इवॉल्व करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन का रिलेशन इन्हीं दो वर्ड पे आके जो है सिमट जाता है। तो हमें बेसिकली सबसे पहले ये क्लियर हो कि इन दो वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले एथिक्स का मीनिंग देखें, अगर हम बहुत ऊपर से इन दोनों का मीनिंग देखेंगे तो इन दोनों का मीनिंग लगभग इक्वल है, क्योंकि दोनों वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। जो एथिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एथिका से बना है, और जिसका मोटा मोटा मतलब होता है कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं और हमारा आचरण क्या है, उसी को ही एथिक्स बोला गया है। और सेम फॉर मोरल, मोरल जो है ग्रीक वर्ड मोप्स से बना है, और उसका भी मोटा मोटा मतलब यही होता है कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं और हमारा आचरण क्या है। अब मैंने बोला कि इन दोनों का बेसिक मीनिंग सेम है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने जितने भी यूकेपीएससी के पेपर देखे, हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि मोरलिटी और एथिक्स में डिफरेंस क्या है। तो अब मैं इस चीज़ में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो एथिक्स और मोरल को डिफ्रेंशिएट करता है। वो डिफरेंस है कि जो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं वो पर्टिकुलरली हमारे ऊपर किसी सिस्टम के द्वारा हमें दी जाती हैं। जो एथिकल वैल्यू होती हैं उनका हमारा अपने मन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो हमें सोसाइटी के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा और हमारे फ्रेंड्स के द्वारा जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो सारी की सारी एक एथिकल वैल्यूज़ होती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर मोरल। और मोरल को अगर हमें बहुत नॉर्मल चीज़ में समझना है तो इसे बोलते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस का डायरेक्ट मीनिंग जो है मोरल से है, यानी कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़। अब मैं इसको छोटे से दो एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। जैसे हम किसी रास्ते से गुजर रहे थे, हमने देखा कि आगे पुलिस खड़ी है और हमने हेलमेट पहन लिया, तो ये एक एथिकल काम है। हमने हेलमेट पहन लिया, इसलिए पहन लिया क्योंकि हमने देखा सामने पुलिस वाला खड़ा है। एंड सेम गोज़ टू मोरल वैल्यू। हमें
हमारे घर में कोई आया और हमने उसके पैर छू लिए, ये हमारी एक मोरल वैल्यू है। यहाँ पर कोई लॉ काम नहीं कर रहा है कि जिसमें ये लिखा हो कि हमारे घर पर कोई आए हमें उसके पैर छूने हैं। नहीं, ये बात हमारे मन के अंदर से आई कि ये हमसे बड़े हैं कि चलो इनके पैर छू लेते हैं, तो डेट इज़ आवर मोरल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी ये मोरल और एथिकल वैल्यू सेम भी हो सकती हैं? तो इसका आंसर भी है हाँ, कभी कभी कोई वैल्यू मोरल होते हुए भी एथिकल हो सकती है और कोई वैल्यू एथिकल होते हुए भी मोरल हो सकती है। अब मैं एक इसका एग्जांपल दूंगा। सपोज हमारे घर पे कोई आया और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था कि उसके पैर छुए जाएं, लेकिन हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि नहीं बेटा पैर तो छूने ही पड़ेंगे, तो हमने घर वालों के दबाव में आकर उस व्यक्ति के पैर छू लिए। तो ये हमारे वैल्यू थी तो मोरल, बट यहाँ पर एक जो पेरेंटल फोर्स था उसके कारण हम इस वैल्यू को जो है एथिकल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस चीज़ से कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी वैल्यू एथिकल या मोरल दोनों हो सकती है, बस हमें उसमें बेसिक डिफरेंस ये पता करना है कि क्या ये हमें किसी इंस्टीट्यूशन या हम इसको किसी फोर्स के थ्रू मान रहे हैं या फिर ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। आई होप अब आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा और आप इसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एथिक्स क्या है एंड हमारे मोरल्स क्या हैं। और अगर आपको ये बात समझ में आई है कि एथिक्स और मोरल में डिफरेंस क्या है, तो अब आप अपने आप को इन चीज़ों के आंसर देने के लिए प्रिपेयर कीजिए कि व्हाट इज़ एथिक्स, इट इज़ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। एथिक्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? क्या सभी काम एथिकल होते हैं? और क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब कोई काम ना तो एथिकल हो और ना ही मोरल हो? क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है? एंड एथिक्स एंड मोरलिटी में क्या रिलेशन है? एंड एथिक्स एंड लॉ में क्या रिलेशन है? एथिक्स और रिलीजन में क्या रिलेशन है? अगर आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आपको इस कॉन्सेप्ट का जो बेसिक इसेंशियल मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और अगर आपको बेसिक इसेंशियल मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसी बात को एक बार दोबारा सुन सकते हैं और अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम इसको थ्योरेटिकली नोट्स से कितना भी पढ़ लें या फिर कोई हमें कितना भी समझा दे, जब तक हम इसे अपने खुद के रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट नहीं करेंगे तो हमें इसको हमेशा समझने में बहुत दिक्कत होगी और हमें हर वक्त यही महसूस होगा कि हमने ये बस कॉन्सेप्ट को मगअप कर लिया है। और इस सब्जेक्ट की ब्यूटी यही है कि हम मगअप करने के बाद इस सब्जेक्ट के तो एटलीस्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हर बार सिचुएशन और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा। और अगर हमने बेसिकली एक तरीके का आंसर रट लिया होगा तो वो दूसरे तरीके से में जो है सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमें हर सब वर्ड का एकदम बेसिक मीनिंग क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब एक तीसरी बेसिक टर्म जो हमें बहुत समझनी होती है एथिक्स में, वो होता है बिलीव, कि हमारे बिलीव क्या होते हैं, हम बिलीव से क्या समझते हैं। एक जो कोर बेसिक सेंस ऑफ मीनिंग है बिलीव का, हमारे विश्वास का, वो एटलीस्ट क्या है, हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं और किसी चीज़ पर हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं और ये कैसे बनता है। तो एक बार आप सभी लोग इस बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारे बिलीफ होते क्या हैं, हम किस चीज़ को मानते हैं कि हमें इस चीज़ पे विश्वास है। ऑल्दो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि विश्वास वो बिल्कुल भी नहीं है जिसे
जेनजिस की लैंग्वेज में डेली लाइफ में यूज किया जाता है कि मुझे विश्वास है कि वो मेरी है, आइदर उसे विश्वास है कि वो उसका है। इस चीज़ का बिलीफ से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होता है। जो एथिकल वर्ड होता है उसमें बिलीव का मतलब टोटली इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि बिलीव इज डायरेक्टली मीन्स व्हाट इज़ आवर इंटरनल फीलिंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम किसी चीज़ को देखकर हम क्या सोचते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसी से ही हमारे बिलीव बनते हैं। सपोज द एग्जांपल, मैंने एक पेन लिया एंड उस पेन को देख के आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया, शायद ये पेन बेकार होगा। बट इन अदर साइड मैं उस पेन से लिख रहा हूँ और मुझे वो पेन बहुत पसंद है, लेकिन मेरा भरोसा है कि वो पेन बहुत अच्छा है। तो बिलीव हमारी टोटल इंटरनल फीलिंग होते हैं, और जो धीरे धीरे जब हमारे बिलीव स्ट्रांग होते जाते हैं तो वो हमारे कॉन्सिक्वेंस में बनने के बाद वो हमारे एक्शन में चेंज होते हैं। तो जो बिलीव होते हैं, हम बिलीव के बेस पे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो होते हैं वो होते हैं डीओंटोलॉजी टाइप के, जिसके और जो सेकंड टाइप का बिलीव वाले होते हैं वो बोलते हैं टीलोलॉजी टाइप के। तो बिलीव विश्वास के हिसाब से हम ह्यूमन बीइंग को दो हिसाब से बांट देते हैं कि हम लोग किस हिसाब से सोचते हैं। जो डिओंटोलॉजी वाले होते हैं उनकी थिंकिंग ये रहती है कि रूल इज रूल। इन लोगों का सोचना होता है रूल इज रूल। इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे किसी को विश्वास है कि उसका भला मंगलवार के दिन व्रत लेने से होता है, लेकिन मान लीजिए कि एक दिन ऐसा आता है मंगलवार को व्रत लेने वाले ये भाई साहब सैटरडे को अस्पताल में किसी डिजीज़ के कारण एडमिट हो जाते हैं, और मंडे को ये डिस्चार्ज होकर आते हैं, और इनको डॉक्टर ने क्लियर वार्निंग दी है कि आपको कुछ भी हो जाए फास्ट तो नहीं लेना है। लेकिन ये अपनी बात पाड़े हुए हैं कि नहीं जी ये तो मेरा नियम है, मुझे तो फास्ट लेना है तो मतलब लेना ही है, चाहे मैं मर जाऊं, बट मेरे रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो ये जो रूल इज रूल वाले होते हैं ये डिओंटोलॉजिस्ट होते हैं, और इनका बिलीव यही होता है कि एंड गोल पे इनका कोई फोकस नहीं है। बस जो इनके बिलीव है, जो इनका रूल है, वही इनके लिए सबसे ऊपर है। तो जो रूल वाले होते हैं उन्हें जो है अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी डिओंटोलॉजी में डिफाइन किया गया है। एंड सेकंड टाइप के पर्सन होते हैं जिन्हें टीलोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जो महाभारत से कोटेड है, अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं हाथी। तो डेट इज डायरेक्टली मीन्स इसमें युधिष्ठिर ने कहा था कि मैंने झूठ जरूर बोला, लेकिन इसका एंड मीनिंग में मैंने झूठ नहीं बोला है, इसका एंड मीनिंग कुछ और है। अश्वत्थामा मारा गया डेट इज ए इनकम्प्लीट वर्ड, नर नहीं हाथी इज कम्प्लीट वर्ड। यहाँ पर जो झूठ बोला गया है उसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा है। तो ये जो टीलियोलॉजी वाले होते हैं इनका फोकस एंड रिजल्ट पे होता है। मतलब इनका बेसिकली अगर ये रूल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, ये इतने स्ट्रिक्ट अपने रूल को लेकर नहीं है। क्योंकि सपोज जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया था कि ये ट्यूसडे को फास्ट लेते थे और इन्हें डॉक्टर ने बोला कि अब अगर आपने फास्ट लिया तो आप सीधे अगले जन्म में आके फिर से फास्ट लेंगे। तो लेकिन ये फिर भी नहीं माने, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अगले जन्म में आएंगे लेकिन फास्ट तो लेंगे। लेकिन अगर ये टीलियोलॉजी वाले पर्सन होते, ये कहते थे चलो कोई बात नहीं, अगर हम रह गए तो नेक्स्ट ट्यूसडे को देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो डॉक्टर की मानेंगे। तो इनके लिए रूल इतने वैल्यू नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से अच्छे कौन हैं।
तो एथिकल व्यू में देखा जाए तो नथिंग इज़ गुड और बैड। जब हम एथिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये बात को कंसिडर करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ गुड या बैड की जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है, और हमें जो सही होता है, जिसे एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है बहुत गलत में कम गलत, या बहुत सही में सबसे ज़्यादा सही, तो बस इसी कॉन्सेप्ट में हमें वर्क करना होता है। यानी कि हमें एथिक्स पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बस बीच का रास्ता लेकर चलना है। हमें किसी भी चीज़ की ओर को स्ट्रिक्ट नहीं होना है। अगर हम किसी भी चीज़ की ओर को पे स्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ पर हमारा बायसनेस आएगा, और बायसनेस के हिसाब से हम कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते हैं। अब अगर इसमें से पूछा जाए कि ये डिओन्टोलॉजी बेस्ट है या टीलियोलॉजी, तो माय आंसर इज दोनों बेस्ट हैं। जो लोग थोड़ा बहुत अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं तो उनके लिए हमारे सोशल ऑर्डर में टीलियोलॉजी की व्यवस्था है कि आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लीजिए और काम को कर लीजिए। और लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें दिमाग यूज़ करना आता ही नहीं है, जो इस सेंस में है ही नहीं, वो कुछ भी कर लेते हैं, तो उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि देख लीजिए ये रूल है, आपको ये फॉलो करना है, और नहीं करेंगे तो उसमें हम पनिशमेंट और अवॉर्ड की अवधारणा लेके आते हैं। तो इस चीज़ से जो है एक सोसाइटी को मैनेज करने का ये भी एक तरीका है। तो जब इन सारे लोगों को कंसीडर हम करते हैं तो उससे जो है फिलॉसफी का जन्म होता है। और फिलॉसफी की ही 3 ब्रांचेस होती हैं, जिनमें एक ब्रांचेस होती है एपिटोमोलॉजी, दूसरी मेटाफिजिक्स, और तीसरी जो मध्यम मार्गी निकल के आती है उसी को ही जो है एथिक्स बोला गया है। तो जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी की ये 3 ब्रांचें हैं, एपिटोमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। जो एथिक्स होती है वो मध्यम मार्ग की बात करती है, यानी कि जो एथिक्स वाली फिलॉसफी होती है, इसमें ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी चीज़ सही या कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर हमें चुनाव करना है तो हम जो भी सिचुएशन है उसी के हिसाब से जो बेस्ट है उसको चुन लेंगे। और ये जो एपिटेमोलॉजी वाले होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर एकदम बेसिक सेंस में जाएं तो जितने भी फालतू के प्रश्न करने वाले फिलोसोफर होते हैं वो सब एपिटेमोलॉजी के अंदर आते हैं। जैसे कि इनके क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या ये पीपीटी का रंग येलो है? अगर आपका आंसर हाँ है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको कैसे पता चला कि ये कलर येलो है? अगर आप ये कहें कि मैंने कहीं देखा था कि ये कलर को येलो बोलते हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हो सकता है जब आपने देखा हो वो गलत था, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने आपको ये कलर बताया कि ये येलो है उसी को ही नहीं पता था कि किस कलर को येलो कहते हैं। तो इस तरीके के जो बिल्कुल एकदम हिंदी में बोला जाए फिजूल के प्रश्न जिसे बोलते हैं, जो ये करते हैं, ये सारे के सारे जो है एपिस्टेमोलॉजी वाले होते हैं। और हमारे सिलेबस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई बार इसका जिक्र क्वेश्चनों में आता है एपिस्टेमोलॉजी का, तो इसलिए मैंने इसका बेसिक मीनिंग बता दिया। जितने एकदम बहसबाजी करने वाले जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमें अगर हम कहीं पे भी किसी रोड के नुक्कड़ पे चले जाएं तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन जो भी पूछने वाले मिलते हैं वो सब एपिस्टेमोलॉजी वाले हैं या नहीं है, लेकिन कंसीडर उनको वहीं किया जाता है। सेकंड वन आती है मेटाफिजिक्स वाले की डायरेक्टली रिलेशन जो है ईश्वर, भगवान, आत्मा, संसार से है। ये इस टाइप की बातें करने वाले जो भी लोग मिल जाते हैं कि भगवान है या नहीं है। मैं बेसिकली क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो फिलोसफर है ये मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है। तो उनके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इफ़ यू टेल यस करते हैं
तो उनका क्रॉस क्वेश्चन होगा क्या भगवान मेल हैं या फीमेल हैं। इफ़ यू टेल कि भगवान मेल हैं, गॉड इज मेल, देन दे विल आस्क तो वाई देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल। इफ़ यू टेल दे आर फीमेल तो देन दे विल आस्क यू वाई देयर इज मेल गॉड। और अगर आप इन सब बातों में भी उनको सेटिस्फाई कर दें तो दे विल आस्क क्या भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, आत्मा अमर है या नहीं है। तो ये सारे के सारे जो भी फिलोसफिकल आते हैं तो ये सारे के सारे जो है मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं। इसी मेटाफिजिक्स से एक ब्रांच जो है बौद्धिज्म निकली थी और बौद्धिज्म के बाद ऑर्थोडॉक्स निकले थे। ये सब हमें हिस्ट्री में पढ़ा होता है। बेसिकली ये एक अलग ही ब्रांच हो जाती है, हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बट हाँ, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एपिडेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स जैसी दो ब्रांचेज भी एग्जिस्ट करती है फिलॉसफी में, जिसमें से थर्ड ब्रांच एथिक्स होती है और एथिक्स की ही हमको कम्प्लीटली इसमें स्टडी करनी है। तो आई होप आपको 3 टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वन इज एथिक्स, सेकेंड वन इज मोरल्स एंड थर्ड वन इज बिलीफ। अगर आपको ये सब अगर क्लियर हो गया है तो बेस्ट ऑफ लक। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत हद तक आइडिया आ जाएगा कि आपको उन क्वेश्चनों के आंसर कैसे देने हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लेंगे तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट से आए हुए हैं, उनको आप मोर देन 60% सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी इसका एक और पार्ट रहता है जो वैल्यूज से रिलेटेड है। उस पार्ट को मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि एथिक्स और हमारे बिलीफ और जो हमारे मोरल सिस्टम है उनको हमारा वैल्यू सिस्टम कैसे डिफाइन करता है। क्योंकि बेसिकली हमने अपने आसपास ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देखा होगा, हमने अपने पेरेंट्स को कहते हुए ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया रहता है। तो ये माहौल क्या बढ़िया रहता है, इस माहौल के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, और उनको ये बात कौन सिखा गया कि माहौल बढ़िया रहने से ही बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। इन सारी बातों को हम कल के लेक्चर में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आज के लिए